हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2 जुलाई 2024 का करंट अफेयर्स। और ये सारे टॉपिक्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इनका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको कहाँ मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखिए, हम लोग बात करेंगे फाइनेंस कमीशन के बारे में और 16th फाइनेंस कमीशन का वन ऑफ द कोर एजेंडा क्या होगा उसके बारे में। प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है इसके ऊपर बात करेंगे। तीस्ता वाटर शेयरिंग ट्रिटी जो काफी टाइम न्यूज में रहता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और एनटीए के बारे में बात करेंगे। एनटीए क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, चैलेंजेस एंड पाथवे फॉरवर्ड के बारे में। एजेंडा फॉर द 16th फाइनेंस कमीशन पहला है। 16th फाइनेंस कमीशन का एजेंडा क्या रहने वाला है ये इस बार में। तो इस बारे में ये सारा टॉपिक अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फाइनेंस कमीशन क्या होता है? फाइनेंस कमीशन देखिए, पहले भी फाइनेंस कमीशन के बारे में मैंने आपको बताया होगा। आर्टिकल जब 280 हम लोग पढ़ते हैं, पहले ये कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। जीएस पेपर 1 में एक टॉपिक है अर्बनाइजेशन, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन पे फोकस करता है। फाइनेंस कमीशन पे थोड़ा कम फोकस करता है, इसलिए अर्बनाइजेशन वाले में यूज कर सकते हैं। और साथ साथ फाइनेंस कमीशन के रोल पे भी यूज कर सकते हैं। आर्टिकल 280 जो है वो बात करता है फाइनेंस कमीशन के बारे में। फाइनेंस कमीशन क्या करेगा? सेंटर के पास जो भी डिविजिबल पूल होता है टैक्सेस का, मतलब सेंटर के पास जो भी पैसा कलेक्ट होता है उसको डिवाइड करेगा। किसके बीच में? सेंटर के बीच में, स्टेट के बीच में। और कुछ हिस्सा किसको मिलेगा? कुछ हिस्सा लोकल बॉडीज को भी मिलेगा। स्टेट्स का जो भी फंड है, स्टेट कंसोलिडेटेड जो फंड होता है, अकाउंट होता है, उसको और ज्यादा ऑगमेंट करने के तरीके बताएगा कि स्टेट फंड में और ज्यादा बढ़ोतरी कैसे कर सकते हैं, सो दैट कि लोकल बॉडीज को वहां से और ज्यादा फाइनेंस मिल सके। तो ये सारी चीजों के बारे में 16th फाइनेंस कमीशन या कोई भी फाइनेंस कमीशन बताता है। और हर 5 ईयर बाद फाइनेंस कमीशन बैठता है। 1950 से हम लोग फाइनेंस कमीशन बिठा रहे हैं, है ना। 52 में पहली बार इलेक्शन हुआ था, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन का काम क्या है? अभी कौन सा फाइनेंस कमीशन बैठा है? 60th फाइनेंस कमीशन बैठा है। तो 16th फाइनेंस कमीशन क्या बात करेगा? स्टैब्लिश अंडर आर्टिकल 280 of the Indian Constitution, the primary mandate of the Finance Commission is the devaluation of consolidated fund. consolidated fund का डिवोल्यूशन मतलब जो इंडिया का consolidated fund है, जहाँ पे टैक्सेस जमा होते हैं, उसको कैसे डिवॉल्व करना है स्टेट्स के बीच में, सेंटर के बीच में, बहुत सारे स्टेट के बीच में, और थोड़ा पंचायत और लोकल बॉडी जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनके बीच। दिस कमीशन ऑल्सो कंसीडर्स द इम्प्लीकेशन ऑफ 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 73rd से क्या आया? पंचायत। 74th से क्या आया? अर्बन लोकल बॉडीज, which have brought local bodies into the federal framework more prominently। ठीक है। लोकल बॉडीज को क्या सपोर्ट मिलना होता है? पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज के लिए क्या है? फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सब क्लॉजेस 283 बी वी एंड सी मैंडेट द फाइनेंस कमीशन टू रिकमेंड मेजर to augment the state consolidated fund for supporting local bodies including पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी। तो यहाँ पे स्टेट कंसोलिडेटेड फंड को क्या करेंगे ये लोग? ऑगमेंट करेंगे, बढ़ावा देंगे, सो दैट कि लोकल बॉडीज को क्या मिले? सपोर्ट मिले। Importance of cities in economic growth। cities का क्या रोल है इकोनॉमिक ग्रोथ में? cities have been recognized as pivotal to India's economic development। The National Commission on Urbanization in the mid-80s described cities as engine of growth। तो ये जब भी हम urbanization की बात करें ना, जब हम urbanization पे ऐसे भी लिखना हो तो हम डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं, cities as the engine of growth। और नेशनल कमीशन ऑफ अर्बनाइजेशन ने उनको ये इंजन ऑफ ग्रोथ बोला था। सिटीज का क्या कंट्रीब्यूशन है इंडिया के जीडीपी में? ऑलमोस्ट 66% ऑफ कंट्रीब्यूशन है। परसेंटेज पॉपुलेशन वाइज कंट्रीब्यूशन 30 से 35% के बीच है। लेकिन जो जीडीपी वाइज कंट्रीब्यूशन है वो ऑलमोस्ट डबल चल रहा है। गवर्नमेंट रेवेन्यू, अराउंड 90% ऑफ टोटल गवर्नमेंट रेवेन्यू आर जनरेटेड फ्रॉम अर्बन एरियाज। गवर्नमेंट के रेवेन्यू मतलब टैक्सेस जो होते हैं वो कहाँ से, मेनली कहाँ से जनरेट होते हैं? वो अर्बन एरिया से जनरेट होते हैं। विलेज एरिया से बहुत सारा चाहे तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्सेस इतना जनरेट नहीं होता है। एग्रीकल्चर तो आपको पता है वैसे ही टैक्स फ्री चलता है। चैलेंजेस एंड फाइनेंशियल नीड ऑफ अर्बन एरियाज क्या है? तो चैलेंजेस भी बहुत है और फाइनेंशियल नीड भी बहुत ज्यादा है। चैलेंजेस क्या है? अर्बनाइजेशन हो रहा है और अर्बनाइजेशन बहुत रैपिड हो रहा है। रैपिड अर्बनाइजेशन हैज आउटपेस्ड द इकोनॉमिक स्केल नीडेड टू मेट राइजिंग डिमांड। इकोनॉमिक स्केल को क्या कर दिया है? आउटपेस कर दिया है कि राइजिंग डिमांड मीट नहीं। की चैलेंजेस क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर के रिक्वायरमेंट। द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट दैट
$840 billion is required for basic urban infrastructure over the next decade। तो ये क्या है, ये आपका डेटा है, इंडिया स्पेसिफिक डेटा है। फाइनेंशियल डिवोल्यूशन जो मिलता है अर्बन लोकल बॉडीज को वो काफी कम मिलता है, डिस्पाइट द एफर्ट ऑफ 5 कमीशन। 11th फाइनेंस कमीशन से बात स्टार्ट हो गया कि लोकल बॉडीज को क्या मिलना चाहिए, पैसे मिलने चाहिए, फाइनेंशियल डिवोल्यूशन मिलना चाहिए। बस सिटीज के पास जो पैसे मिले हैं वो बहुत कम मिले हैं। हम बात करते हैं ना कि जो भी लोकल बॉडीज है उनके पास फंड का दिक्कत रहता है, उनके पास फंक्शंस कम रहते हैं और काम करने वाले लोग फंक्शनरीज जो होते हैं वो और ज्यादा कम होते हैं। पुअर फिजिकल हेल्थ ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज नेग्लेक्ट नेगेटिवली अफेक्ट सिटी प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर करा सकते हैं। इंटर गवर्नमेंटल मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफर करे अर्बन लोकल बॉडीज को या स्टेट गवर्नमेंट ट्रांसफर करे अर्बन लोकल बॉडीज को, इसको क्या बोलते हैं, इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर। द करंट लेवल एंड मैकेनिज्म ऑफ दीज ट्रांसफर आर इनएडिक्वेट कंपेयर टू द अदर डेवलपिंग नेशन। अगर हम बाकी डेवलपिंग नेशन की बात करें तो ये ट्रांसफर्स तो है वो क्या है, काफी कम है। These are transfers of financial resource between level of government to public support public spending। क्या क्या है, साउथ अफ्रीका में, इंडिया में कितना ट्रांसफर होता है, सिर्फ 0.5% ऑफ जीडीपी। ये तो ऑब्वियसली बहुत कम है, सिर्फ 0.5% ऑफ जीडीपी ही सिटीज को जा रहा है, दैट इज वेरी वेरी लेस। साउथ अफ्रीका में 2.6% है, ये भी कोई डेवलप्ड कंट्री नहीं है, डेवलप ही कंट्री की बात ही हो रही है। मैक्सिको 1.6 है, ब्राजील 5.1 है ना, ब्राजील ने सिटीज पे काफी फोकस किया है। फिलीपींस में 2.5 है। एटलीस्ट हमें भी 1.5% से 2% तो खर्चा करना ही चाहिए। किस पे करना चाहिए, सिटीज की एमिनिटीज पे करना चाहिए। इवन दो आईजीटीज कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 40% ऑफ यूएलबी टोटल रेवेन्यू, सेवरल इशू परसिस्ट। क्या क्या इशू परसिस्ट करते हैं, प्रिडिक्टेबिलिटी, द प्रेडिक्टिबिलिटी ऑफ द ट्रांसफर्स, क्या ट्रांसफर होगा नहीं होगा, अर मार्किंग, देयर इज अ नीड फॉर बेटर अर मार्किंग फॉर वल्नरेबल ग्रुप। वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए और ज्यादा पैसा मार्क करके रखना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल इक्विटी, इंश्योरिंग फेयर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डिफरेंट रीजन एंड म्यूनिसिपैलिटीज। ऐसा नहीं कि मुंबई को दिल्ली को ज्यादा मिल जाए और बाकी जो आपके बड़े बड़े सिटीज हैं, फॉर एग्जांपल गुवाहाटी, उनको कम मिल रहा है। टैक्सेशन सिस्टम एंड लोकल गवर्नमेंट फाइनेंसेस, the taxation system significantly impacts the financial health of urban local bodies. Introduction of GST has notably affected urban local bodies tax revenues। तो अर्बन लोकल बॉडीज का टैक्स रेवेन्यू उससे क्या हो गया, बहुत कम हो गया। और जीएसटी में एक बात ये भी उठती है कि हम जीएसटी में सीजीएसटी करते हैं, एसजीएसटी करते हैं, तो सेंट्रल का एक कंपोनेंट होता है, स्टेट का भी कंपोनेंट होता है, क्यों नहीं एक लोकल बॉडीज का भी कंपोनेंट होना शुरू हो जाए, जिससे कि हम लोग पैसे कहाँ दे सकते हैं, डायरेक्ट अर्बन लोकल बॉडीज को भी दे सकते हैं और रूरल लोकल बॉडीज को भी दे सकते हैं। इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी ऑन अर्बन लोकल बॉडीज रेवेन्यू, डिक्लाइन इन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू क्या कर गया है, डिक्लाइन कर गया है। अर्बन लोकल बॉडीज टैक्स रेवेन्यू, जो कि प्रॉपर्टी टैक्स को छोड़ के बात करें हम लोग, तो 23% डिक्लाइन कर गया है, अप्रोक्सीमेटली 23% इन 2012-13 टू अराउंड 9% इन 2017-18। जो भी टैक्स रेवेन्यू है, जितना पैसा आता है अर्बन लोकल बॉडीज के पास, उसमें 2012-13 की अगर हम बात करें तो उनके पास सिर्फ टैक्स से पैसा कितना आता था, टैक्स से पैसा उनके पास आता था ऑलमोस्ट 23%, बट अब उनके पास कितना आ रहा है, सिर्फ 9% ही आ रहा है। लो आईजीटीज फ्रॉम स्टेट, the state finance commission recommends only about 7% of state's own revenue for ULB in 2018-19। 2018-19 में स्टेट फाइनेंस कमीशन ने सिर्फ 7% स्टेट ही किया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये सारी चीजें जो है नीड फॉर इंक्रीज इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर को बढ़ावा देते हैं कि इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर और ज्यादा होना चाहिए। गिवन द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट फेस्ड बाय यूएलबीज, इंक्रीजिंग द क्वांटम ऑफ आईजीटी एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। जो इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर है उनका परसेंटेज बढ़ा देना चाहिए, एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, कैसे बढ़ाया जा सकता है, डिस्पाइट द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गोल टू फाइनेंशियली स्ट्रेंथन यूएलबी, प्रोग्रेस ओवर द पास्ट 3 डिकेड्स हैज बीन इनएडिक्वेट। लास्ट 3 डिकेड में जो प्रोग्रेस हुआ है वो काफी कम हुआ है। क्या क्या इश्यूज फेस होता है, पैरेलल एजेंसीज। 13th फाइनेंस कमीशन ने बोला था कि पैरेलल एजेंसीज आ गई हैं अर्बन लोकल बॉडीज के पैरेलल में, जो कि लोकल गवर्नमेंट का भी काम करती है, फाइनेंशियली भी और ऑपरेशनली भी। एक स्कीम होता है जिसको बोलते हैं एमपी लैड स्कीम, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 5 लाख 7 लाख ऐसे अमाउंट दिया जाता है।
ये पैसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जगह अगर डायरेक्ट अर्बन लोकल बॉडीज को मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा डेवलपमेंट हो पाता, यहाँ पे वो डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो पाता। प्रोग्राम्स लाइक द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम एंड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लोकल एरिया डेवलपमेंट, एमपी लैड और एमएलए लैड। एमपी एमएलए को कुछ फंड मिलता है कि अपने लोकल एरिया का डेवलपमेंट करे। उनका काम क्या है, लॉ मेकिंग, तो वो लॉ बनाने पे फोकस करे। लोकल एरिया के लिए पैसा किसको मिल जाना चाहिए, लोकल बॉडीज को मिल जाना चाहिए। लोकल बॉडीज को अगर पैसा मिलेगा तो वो ज्यादा अच्छा और एफिशिएंटली यूटिलाइज हो पाएगा। सेंसस का क्या इंपॉर्टेंस है, एक्यूरेट एंड अप टू डेट सेंसस डाटा इज क्रिटिकल फॉर एविडेंस बेस्ड फिजिकल डेवोल्यूशन। फिजिकल डेवोल्यूशन एविडेंस बेस्ड हो उसके लिए सेंसस डेटा एक्यूरेट होना चाहिए। अभी हम 2011 के आउटडेटेड सेंसस पे काम कर रहे हैं, हमें कौन के सेंसस पे काम करना चाहिए, 2021 के अर्बन एंड रूरल डायनेमिक्स। इंडिया हैज अप्रोक्सीमेटली 4000 स्टैट्यूटरी टाउन। हमारा टाउन का नंबर क्या है, 4000 है, 4000 टाउन्स है। एंड इक्वल नंबर ऑफ सेंसस टाउन, सेंसस टाउन का नंबर क्या है, ये भी इतना ही है। एस्टिमेटेड 23,000 विलेज दैट आर इफेक्टिवली अर्बन। वहां पे 23,000 विलेज हैं जो इफेक्टिवली क्या है, अर्बन। माइग्रेशन ट्रेंड्स, सिग्निफिकेंट माइग्रेशन टू टायर 2 एंड टायर 3 cities must be captured to ensure accurate fiscal planning। accurate fiscal planning को कैप्चर करने के लिए माइग्रेशन जो है टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में भी हो रहा है, उसको भी कैप्चर कर पाना बहुत जरूरी है। रिविजिटिंग द 15th फाइनेंस कमीशन गाइडिंग प्रिंसिपल, उसको अगर हम रिविजिट करते हैं, 15th फाइनेंस कमीशन ने क्या बोला था, उसको अगर हम देखें, इन्हेंसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन, इंप्रूव प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन इन अलाइनमेंट विद स्टेट जीएसटी। स्टेट जीएसटी के अलाइनमेंट में प्रॉपर्टी टैक्स का कलेक्शन बढ़ जाना चाहिए, प्रॉपर्टी टैक्स भी और ज्यादा होना चाहिए, सो दैट कि अर्बन लोकल बॉडीज के पास भी सफिशिएंट मनी, सफिशिएंट फाइनेंस आए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्रैक्टिस और रोबस्ट हो जाना चाहिए। इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ इश्यूज के लिए भी एलोकेशन होना चाहिए। डेंगू वगैरह कहाँ फैलता है, वो आपको शहरों में ज्यादा फैल रहा होता है। फोकसिंग ऑन मिटिगेटिंग पॉल्यूशन, प्राइमरी हेल्थ केयर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड ड्रिंकिंग वाटर, इन सब चीजों पे क्या रहे, फोकस रहे। ये सारा चीज हमें क्या करना है, इंश्योर करना है। इंश्योरिंग एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट इन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, द मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट रिपोर्ट हाईलाइट द रिस्क ऑफ इनएडिक्वेट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। मैकेंजी ग्रुप का जो रिपोर्ट है वो भी बोलता है कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है वो काफी कम है। रिकमेंडेशन क्या है, डबलिंग आईजीटी, इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर जो अर्बन एरियाज के लिए होते हैं उनको क्या कर दो, डबल कर दो। खासकर 16th फाइनेंस कमीशन उसको डबल करने की बात करती है। कॉम्प्रिहेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन्वेस्ट इन सस्टेनेबल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर टू अवॉइड फ्यूचर शॉर्टफॉल। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी ओवरब्रिज बना दिया और वो ओवरब्रिज 4 साल काम आया, फिर 5वें साल से फिर कैपेसिटी उसकी बढ़ानी पड़ेगी, फिर अर्बन ओवरब्रिज को एक्सपेंड करना पड़ेगा 2 लेन से 4 लेन या 4 लेन से 8 लेन। ऐसा करना नहीं है, एक ही बार ऐसा काम करना है कि 20 साल का काम हो जाए। सेकंड बात हम करेंगे प्रोजेक्ट नेक्सस का, इनहेंसिंग क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। नेक्सस क्या है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को बढ़ावा देगा। द आर्टिकल डिस्कसेस प्रोजेक्ट नेक्सस एंड इंटरनेशनल इनिशिएटिव spearheaded by the Bank of International Settlement through the Innovation Hub। इनोवेशन हब से क्या हो, इंटरनेशनल बैंक ऑफ सेटलमेंट के थ्रू जो भी सेटलमेंट्स होते हैं, रियल टाइम सेटलमेंट, खासकर जो खुदरा रिटेल सेटलमेंट होते हैं वो सेटल हो जाएं। और इसके लिए क्या प्रोजेक्ट आया है, प्रोजेक्ट नेक्सस। ये प्रीलिम्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। RBI has joined Project Nexus, an international initiative aimed at enabling instant cross-border retail payment। रिटेल पेमेंट कैसा हो, इंस्टेंट हो और क्रॉस बॉर्डर हो, बाय इंटरलिंकिंग डोमेस्टिक फास्ट पेमेंट सिस्टम। जैसे इंडिया में यूपीआई चलता है, डोमेस्टिक फास्ट पेमेंट सिस्टम, उसको इंटरलिंक करके आरबीआई ने ऐसा किया है। दिस इनिशिएटिव इंक्लूड द इंटरलिंकिंग ऑफ यूपीआई विद द फास्ट पेमेंट सिस्टम, जैसे मलेशिया में होगा, फिलीपींस में होगा, सिंगापुर में और थाईलैंड में होगा, विद द पोटेंशियल टू एक्सटेंड टू मोर कंट्रीज। ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज में फ्यूचर में इसको इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है। देखो, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट आपको नहीं पता होगा। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट क्या होता है, ये एक तरह से इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका मेंबर कौन होता है, सारे सेंट्रल बैंक इसके मेंबर होते हैं। सेंट्रल बैंक मतलब जैसे इंडिया में आरबीआई, वैसे हर कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होगा वो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, बीआईएस का क्या होगा, मेंबर होगा। ठीक है, जैसे यूनाइटेड नेशन है ना, सारे कंट्रीज उसके मेंबर होते हैं, कंट्रीज कंट्रीज, वैसे ही सारे बैंक्स का ये एक तरह से ग्रुप है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, जिसका हेडक्वार्टर
बेसिल में है, स्विट्जरलैंड में। ओरिजिन क्या है? प्रोजेक्ट नेक्सस इज conceptualized by the innovation hub of the Bank for International Settlement. Project aims to enhance cross-border payment by connecting multiple domestic instant payment system. Multiple domestic instant payment system को क्या करता है? Connect. It is the first BIS innovation hub project in the payment area to move toward live implementation. जहाँ पे implementation क्या होगा? Live होता है। आरबीआई का इन्वॉल्वमेंट कैसे होगा? एग्जिस्टिंग कोलेबोरेशन क्या होगा? आरबीआई हैज बीन वर्किंग बायलैटरली विद वेरियस कंट्रीज टू लिंक इंडियाज एफपीएस with their respective FPS to cross border person to person and person to merchant पेमेंट। जैसे इंडिया से आपको मलेशिया पेमेंट करना है, किसी दोस्त को भेजना है, या इंडिया से थाईलैंड आपको भेजना है, कुछ पेमेंट करना है किसी सर्विस का, तो आप यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। यही इसका बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? ट्रेड भी फैसिलिटेट हो जाएगा, पेमेंट भी फैसिलिटेट हो जाएगा। मल्टी लैटरल अप्रोच आरबीआई रख रही है प्रोजेक्ट नेक्सस में। द आरबीआई पार्टिसिपेशन इन प्रोजेक्ट नेक्सस रिप्रेजेंट अ शिफ्ट टुवर्ड अ multilateral approach which aims to provide further impetus to expanding the international reach of Indian payment system. Impact क्या होगा? This approach can potentially offer broader and more efficient cross-border payment solution than bilateral agreements alone. Global context and benefit क्या होंगे? Instant payment system prevalence over 17 countries have domestic payment system that process transaction in second at near zero cost, है ना? जैसे इंडिया में यूपीआई है, सेकंड्स में पेमेंट होता है। कॉस्ट क्या लगता है आपका? कुछ यूपीआई यूज करने में कॉस्ट लगता है क्या? नहीं। या कहीं कहीं लगता भी है तो नियर जीरो के बराबर लगता है। तो वैसे ही ये इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम काम करते हैं, और वैसे भी प्रोजेक्ट नेक्सस भी ऐसे ही काम करने वाला है। प्रोजेक्ट नेक्सस से क्या बेनिफिट होगा? सारा जो पेमेंट का सिस्टम होगा वो स्टैंडर्डाइज हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, कनेक्शन सारे सिंगल हो जाएंगे। सिंगल कनेक्शन अलाउ अ फास्ट पेमेंट सिस्टम टू रीच ऑल अदर कंट्रीज। एफिशिएंसी बढ़ जाएगी पेमेंट का, है ना? टाइम कम लगेगा। ग्रोथ होगा। ग्रोथ मतलब कि और पहले से पेमेंट ज्यादा होंगे, ट्रेड ज्यादा होगा, बिजनेस ज्यादा होगा, स्पीड फास्ट हो जाएगा। कॉस्ट इफेक्टिव होगा, नेट जीरो कॉस्ट, क्योंकि पैसा यूपीआई और बाकी इस तरह के ट्रांजैक्शन में क्या लगेगा? कम लगेगा। कौन कौन सी कंट्रीज अभी फर्स्ट मूवर की तरफ पार्टिसिपेट कर रही हैं? तो ये चारों कंट्री जो हैं आसियान नेशन की हैं, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और इंडिया। ये भी प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर इसको याद रखिएगा। These countries are the initial participant in Project Nexus, setting the foundation for the platform's expansion. Agreement क्या होगा इनके बीच? On June 30, 2024, an agreement was signed by the BIS and the Central Bank of the founding countries in Basel. सेंट्रल बैंक कौन कौन इन्वॉल्व थे? वही पांचों कंट्री के, एक इंडिया हो गया, बाकी चारों कंट्रीज के। फ्यूचर एक्सपेंशन क्या होगा? इंडोनेशिया भी उसको फ्यूचर में ज्वाइन करने वाला है, ये भी एक आसियान कंट्री का ही मेंबर होगा। Project Nexus is poised to revolutionize the landscape of cross-border payment by providing standardized, efficient, cost-effective solution for instant transaction between countries. By simplifying the connection process and accelerating transaction speed, it promises substantial benefit for both users and operators within the global payment ecosystem. तो ये सारी बात हो गई कहाँ पे? प्रोजेक्ट नेक्सस से रिलेटेड। ठीक है, हम लोग थर्ड टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो तीस्ता वाटर शेयरिंग ट्रीटी की बात करता है। उसमें क्या क्या इश्यूज हैं और क्या स्टैंड पॉइंट्स। देखिए, ये तीस्ता का जो इशू है वो वाटर शेयरिंग का इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है, जो काफी सालों से चल रहा होता है। हर कुछ महीने में जब भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच इश्यूज की बात की जाती है, तो तीस्ता एक बहुत ही बर्निंग इशू होता है, तीस्ता का वाटर शेयर करने वाली बात। तो यहाँ पे एक बार फिर से हम डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि द हिंदू में फिर से इस पे एक आर्टिकल आया था, तो हम समझ लेते हैं। कुछ दिन वापस पहले भी हमने तीस्ता को कवर किया हुआ है। आर्टिकल प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ द तीस्ता वाटर शेयरिंग ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, लॉन्ग स्टैंडिंग इशू दैट हैज येट टू बी रिजॉल्व. It highlights recent development and statement from key figures such as Prime Minister Narendra Modi, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, shedding light on their perspective and concern regarding the treaty. इस ट्रीटी के बारे में जो कंसर्न होगा वो भी बताया जाएगा। क्या हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है दोनों का? रिवर शेयरिंग बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। देयर आर 54 रिवर फ्लोइंग बिटवीन द टू कंट्रीज। दोनों कंट्रीज के बीच कितना रिवर फ्लो हो रहा है? 54, है ना? ट्रांस बाउंड्री रिवर जिसको बोलते हैं, इंडिया से होकर बांग्लादेश जाने वाला 54 रिवर है। और रिवर का शेयरिंग एक बायलैटरल इशू बनता है। हमने पहले भी अग्रीमेंट किया, फॉर एग्जांपल
गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी किया है 1996 में, जब फरक्का बैराज बना था। बाय द 2010 द तीस्ता वाटर शेयरिंग इशू इमर्ज, तीस्ता वाटर का भी शेयरिंग इशू इमर्ज हुआ। 2011 में यूपीए 2 गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, वहां पे एक एग्रीमेंट साइन होते होते रह गया इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ममता बनर्जी वॉकड आउट ऑफ द डील, ममता बनर्जी डील से आउट हो गई, क्योंकि ये रिवर कहां से आता है, तीस्ता रिवर कहां से आता है, सिक्किम से ओरिजिनेट होता है। तीस्ता रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम सिक्किम, सिक्किम से कहां आता है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से कहां आता है, ये बांग्लादेश। तो दीदी ने मना कर दिया, जो सीएम है वेस्ट बंगाल की, और इनका स्टेक था मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट में, इनका भी पार्टी कोएलिशन में था। तो उसके बाद से ये इशू क्या है, पेंडिंग ही रह गया। प्रपोजल क्या था, प्रपोजल ये था कि जो भी पानी होगा, पानी में कौन कितना यूज करेगा, इंडिया वुड रिसीव 42.5% एंड बांग्लादेश 37.5% ऑफ तीस्ता रिवर वाटर फ्रॉम दिसंबर टू मार्च, दिसंबर से मार्च महीने में ये लोग इतना पानी यूज किया करेंगे। ज्योग्राफिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल कंटेक्स्ट क्या है लेक के बारे, इसके बारे में जान लेते हैं, तीस्ता के बारे में। तीस्ता ब्रह्मपुत्रा का एक ट्रिब्यूटरी है। तीस्ता के ऊपर यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है, फिर आ सकता है यूपीएससी में भी, एपीएससी में भी। बिल्कुल ध्यान रखना कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ये भी बहुत जरूरी है। सोलामो लेक इन नॉर्थ सिक्किम, सोलामो लेक बिल्कुल याद रखना। इट ट्रेवल्स 150 किलोमीटर इन सिक्किम, 123 किलोमीटर इन वेस्ट बंगाल बिफोर एंटरिंग बांग्लादेश। वहां पे 140 किलोमीटर फ्लो करके ज्वाइन द बे ऑफ बंगाल, मतलब ब्रह्मपुत्रा मिलता है, फिर वो बे ऑफ बंगाल में जाता है। तीस्ता इज बांग्लादेश फोर्थ लार्जेस्ट ट्रांस बाउंड्री रिवर। ठीक है, तो काफी बड़ा रिवर है, काफी बड़ा उसका कैचमेंट एरिया है। 83% कैचमेंट एरिया तो इंडिया में ही है, सपोर्टिंग 8.5% बांग्लादेश पॉपुलेशन। और बांग्लादेश का क्रॉप प्रोडक्शन 14% रंगपुर रीजन से होके जाता है। 14% किस पे डिपेंडेंट है, तीस्ता पे डिपेंडेंट। पॉलिटिकल कंसिडरेशन क्या क्या है, Awami League government in Bangladesh faces opposition pressure over the delay in finalizing the तीस्ता। अवामी लीग जो गवर्नमेंट है वो अपोजिशन फेस कर रही है कि तीस्ता गवर्नमेंट का अभी तक क्यों नहीं फाइनलाइज हुआ। वहां की अपोजिशन जो है बांग्लादेश की गवर्नमेंट को घेरने आती है कि तीस्ता रिवर पे वहां के लोग डिपेंड करते हैं। डैम्स फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इन सिक्किम एंड तीस्ता बराज प्रोजेक्ट इन वेस्ट बंगाल कॉज इरेटिक रिवर फ्लो इन बांग्लादेश लीडिंग टू फ्लड और वाटर स्कैरसिटी। अगर वाटर का फ्लो इरेटिक हो जाएगा तो कभी जरूरत से ज्यादा पानी होगा और कभी जरूरत से कम होगा, कम होगा तो स्कैरसिटी, ज्यादा होगा तो फ्लड। तो ऐसे दो प्रोजेक्ट हैं, एक सिक्किम में है और एक वेस्ट बंगाल में भी है। A technical team from India is set to visit Bangladesh to discuss conservation amidst Chinese proposal to measure dredging and reservoir construction on the river। तीस्ता पे बांग्लादेश में चाइना ने प्रपोज किया है कि वहां पे ड्रेजिंग का काम कर दे, नीचे एकदम उसको खाली कर दे, है ना, और साथ साथ में रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट कर दे। चाइना ने प्रपोज किया है और इंडिया ने भी सेम प्रपोजल कर दिया। तो बांग्लादेश की पीएम क्या बोलती हैं कि मैं दोनों से जो प्रपोजल अच्छा लगेगा वो काम मैं करूंगी। तो इंडिया का जो भी टीम है, टेक्निकल टीम, वो भी जाने वाला है बांग्लादेश इस चीज को डिस्कस करने के लिए, मैपिंग करने के लिए, सर्वे करने के लिए। रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर हसीना ने अनाउंस किया बांग्लादेश वुड एक्सेप्ट इंडियाज प्रपोजल टू डेवलप द तीस्ता रिवर बेसिन। तीस्ता रिवर बेसिन को डेवलप करने का किसका प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगी वो, बांग्लादेश, इंडिया का करेगी। क्योंकि तीस्ता रिवर जो है वो बहुत सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बहुत क्लोज से जाता है। इंडिया का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ना, जब हम इंडिया को बनाते हैं तो इंडिया को बनाने में यहाँ पे ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है इसका क्लोज से जाता है बांग्लादेश में, तो यहाँ पे चाइनीज प्रेजेंस इंडिया बिल्कुल भी नहीं चाहता है। West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee raised concern about Teesta's health due to hydropower project in Sikkim, deforestation and climate change। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो भी चल रहा होता है सिक्किम में है, क्लाइमेट चेंज है, डिफॉरेस्टेशन है, तो ममता बनर्जी ने ऑलरेडी कंसर्न जताया है। बनर्जी क्रिटिसाइज द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति फॉर नॉट टेकिंग कंक्रीट स्टेप टू रिस्टोर द रिवर हेल्थ ऑन द इंडियन साइड। कंक्रीट स्टेप नहीं लिया कि रिवर हेल्थ जो है, तीस्ता के हेल्थ इंप्रूव नहीं हुआ। इन्वायरमेंटल कंसर्न्स क्या है, environmental activists have raised question about the ecological impact of hydropower project on the तीस्ता। जो भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होंगे उसका क्या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आएगा। ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट हुआ था तीस्ता बेसिन में, जिससे कि काफी फ्लड आया था। इससे तीस्ता 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम भी डिस्ट्रॉय हो गया अक्टूबर 2023 में। तो ये सारी चीजें हैं तीस्ता से रिलेटेड है। ठीक है, इन्वायरमेंटल कंसर्न भी है, स्ट्रेटेजिक कंसर्न भी है, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट क्या है,
शेयरिंग वाटर ऑफ ट्रांस बाउंड्री रिवर, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री, इज मैंडेटेड बाय इंटरनेशनल लॉ, जिसमें एक हेलसिंकी रूल आता है ऑन द यूज ऑफ वाटर फॉर इंटरनेशनल रिवर। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 253 किसको पावर देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है कि कोई भी ऐसा अगर इम्पावर करता है कि कुछ भी ऐसा ट्रिटी में आना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट आ सकती है ना, विथ अ राइपेरियन स्टेट, जहाँ पे बाकी पानी फ्लो कर रहा होता है। गंगा वाटर भी हमने शेयर किया हुआ है किसके साथ? गंगा वाटर शेयरिंग का भी अग्रीमेंट है बांग्लादेश के साथ। द गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी विद बांग्लादेश हमने 1996 में साइन किया था। 30 साल होने वाले हैं, 30 साल के बाद इसका रिन्यूअल करना पड़ेगा। ममता बनर्जी इसके बारे में बताती है कि वेस्ट बंगाल में इस गंगा वाटर शेयरिंग का भी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। गंगा की मोर्फोलॉजी पे, रिवर इरोडन रीजन पे एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल पे काफी नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है। सिल्ट लोड जो है हुगली गंगा में, एक होता है हुगली जो वेस्ट बंगाल के थ्रू जा रहा होता है, एक होता है जो पद्मा जो जा रहा होता है बांग्लादेश की तरफ, है ना। द रिवर हैज अफेक्टेड द नरिशमेंट ऑफ सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा का नरिशमेंट पानी कम होने से कम हो गया है, लीडिंग टू फर्दर इन्वायरमेंटल एंड लाइवलीहुड इश्यूज, जिससे इन्वायरमेंटल एंड लाइवलीहुड इश्यूज अराइज हुए हैं। तो तीसरा का अग्रीमेंट पे भी हमें ये इश्यूज भी ध्यान रखने होंगे। फोर्थ टॉपिक काफी बर्निंग इशू है, नीट इज नॉट नीट, देख रहे हो ना आप, नीट के ऊपर है, नीट एग्जामिनेशन के ऊपर है। और नीट एग्जामिनेशन के ऊपर अकेले नहीं है, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ऊपर है। नीट एग्जामिनेशन को कंडक्ट कौन करा रहा था? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करा रही थी। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में हम डिटेल में समझते हैं कि इसको गवर्नमेंट ने क्या मैंडेट दिया है, क्यों नेशनल टेस्टिंग एजेंसी फेल हो रहा है जो भी मैंडेट है उसको फुलफिल करने में, क्यों इस पे इतना एलिगेशन लग रहा है। जब धुआं उठ रहा है तो आग तो कहीं ना कहीं लगा होगा, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है ये। वाई हैज द एनटीए फेल्ड टू डिलीवर, ये टॉपिक है। एनटीए हैज फेस्ड सेवरल क्रिटिसिज्म, पता ही है सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। एनटीए के बारे में बात करते हैं। एनटीए कब सेटअप हुआ है? 2017 में। ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री। ये सब प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी होता है ना। व्हाट इज एनटीए करके, स्ट्रक्चर क्या है ये? एज ए रजिस्टर्ड सोसाइटी है 1860 सोसाइटी एक्ट के थ्रू, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है विथ इट्स डायरेक्टर जनरल एंड गवर्निंग बॉडी अपॉइंटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट। मैंडेट क्या है? टू कंडक्ट एफिशिएंट ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर एडमिशन एंड रिक्रूटमेंट। रोल एक्सपेंशन, इसको रोल को एक्सपेंड कर दिया गया कि ये जितने भी मेजर ऑल इंडिया एग्जाम है, मेजर ऑल इंडिया एग्जाम, जेई, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन आईआईटी में जिसमें लोग जाते हैं, नीट, यूजी, यूजीसी नेट फ्रॉम द सीबीएसई, सब ले लिया इसने। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिकमेंड करती है कि एनटीए कंडक्ट एंट्रेंस और एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज अक्रॉस इंडिया, है ना, सीयूईटी जिसको बोलते हैं, एक्सपेंडिंग इट्स रोल टू ओवर 20 एग्जामिनेशन। बहुत सारे एग्जामिनेशन में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का रोल आ गया, बहुत सारा काम इस पे आ गया। बट एनटीए फेल कर गया डिलीवर करने में, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम क्या होने हैं? पेन एंड पेपर बेस्ड। एनटीए किस चीज के लिए प्रिपेयर्ड था? कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए। और इसको एग्जाम क्या कराने पड़े? पेन एंड पेपर। पेन एंड पेपर के लिए एनटीए तैयार ही नहीं था। एनटीए वाज डिजाइन फॉर कंप्यूटर बेस्ड टू एलिमिनेट माल प्रैक्टिसेस लाइक क्वेश्चन पेपर लीक, पोस्ट टेस्ट मैनिपुलेशन। Despite this exam, like UGC NET reverted to pen and paper mode, which are more susceptible to security breaches. पेन एंड पेपर मोड में ज्यादा सिक्योरिटी ब्रीच होने का चांसेस रहता है ना, क्योंकि पहले से पेपर प्रिंट हो गया, प्रिंट होने के बाद ही कहीं लीक हो सकता है। तो फॉर्मेट ऑफ द एग्जाम भी इंपॉर्टेंट है कि पेन एंड पेपर बेस्ड हो रहा है कि कंप्यूटर बेस्ड हो रहा है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने बोला है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा नीट के लिए, नीट यूजी के लिए। क्यों? क्योंकि जो जो विलेज एरिया के लोग रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं, गरीब बच्चे रहते हैं, वो इतना ज्यादा कंप्यूटर को लेके फैमिलियर नहीं होते, तो वो उनका इतना स्पीड नहीं बैठता कंप्यूटर और बाकी चीजों पे, तो वो पेन एंड पेपर टेस्ट के लिए ज्यादा कंफर्टेबल है। तो इसलिए एनटीए उस पर अच्छा एग्जाम ही कंडक्ट नहीं करा पा रही है। सॉरी, आजकल वैसे भी मौसम काफी खराब चल रहा है, गला भी खराब चल रहा है। अंडर स्टाफिंग, स्टाफ जो है काफी कम है। एनटीए वाज एस्टैब्लिश्ड विथ ओनली अबाउट 25 परमानेंट स्टाफ, विच इज इनएडिक्वेट फॉर मैनेजिंग लार्ज स्केल एग्जामिनेशन, है ना। 25 परमानेंट स्टाफ ही एनटीए में। हैवी रिलायंस ऑन आउटसोर्स टेक्निकल पार्टनर हैज लेफ्ट द एजेंसी ओवर स्ट्रेस, पर्टिकुलरली फॉर एग्जाम विथ मैसिव कैंडिडेट नंबर लाइक नीट यूजी। नीट यूजी जैसे बहुत सारे नंबर, लाखों में नंबर रहते हैं,
टोटल परमानेंट स्टाफ कितने हैं एनटीए के पास? सिर्फ 25 है। 25 से तो नहीं होने वाला है, और नहीं होने वाला है तो बहुत सारा काम ये आउटसोर्स कर देते हैं, थर्ड पार्टी पे कर देते हैं, थर्ड पार्टी टेक्निकल पार्टनर बना देते हैं। वो कितना अच्छे से काम करके दे रहे हैं, क्या अकाउंटेबिलिटी है, ये पता ही नहीं होता है। दिस आउटसोर्सिंग कैन इंट्रोड्यूस लूप होल हो सकता है जिसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, लीडिंग टू सिक्योरिटी एंड ऑपरेशनल फेलियर। लॉजिस्टिकल challenges, NTA lacks robust mechanism for handling the complexity of pen and paper exam, इंक्लूडिंग सिक्योर क्वेश्चन पेपर सेटिंग, क्वेश्चन पेपर का सेटिंग, प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, ये सब क्या है? लॉजिस्टिकल चैलेंज है। इतना कम स्टाफ में एनटीए अच्छे से कर नहीं पाता है, बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाता है। अब बात ये आ रही है कि आगे क्या किया जाए, क्या रिफॉर्म लिया जाए एनटीए में कि एनटीए अच्छा काम कर पाएगा। Reforms in examination process. The panel led by former ISRO Chief K. Radhakrishnan aims to recommend structural reform to enhance data security protocol and improve the NTA operational efficiency. Overhaul of NTA functioning. NTA का functioning overhaul कर दो. Measures are expected to streamline operations and address the systemic issue plaguing the agency. जो भी systemic issue है, जो plague कर रहा है एजेंसी को, उसको ठीक किया जाए। स्ट्रेंथनिंग एनटीए फॉर पेन एंड पेपर एग्जाम, पेन एंड पेपर एग्जाम के लिए एनटीए को और ज्यादा मैन पावर दिया जाए, और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, उसका जो भी इक्विटेबिलिटी आर्गुमेंट है उसको स्ट्रेंथन किया जाए। एडवोकेट्स द पेन एंड पेपर एग्जाम आर मोर एक्सेसिबल एंड फेयर पर्टिकुलरली फॉर स्टूडेंट इन रूरल एंड रिमोट एरियाज। तो उनके लिए पेन एंड पेपर एग्जाम के लिए एनटीओ को और ज्यादा पहले से प्रिपेयर किया जाए। डिसेंट्रलाइजेशन, कुछ कुछ इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस क्या है या कुछ कुछ जगह क्या है, जेएनयू जैसे डिमांड कर रही है कि उसका एग्जाम उनको खुद ही कंडक्ट कराने दो, है ना, एनटीए की क्या ही जरूरत है। डिसेंट्रलाइज रहेगा तो अलग अलग इंस्टीट्यूशन अपने हिसाब से करा पाएंगे, कस्टमाइजेशन हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। अलाउ इंस्टीट्यूशन टू टेलर असेसमेंट मेथड टू सूट देयर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, कोई ऑब्जेक्टिव कराना चाहे, कोई सब्जेक्टिव कराना चाहे, कोई मिक्स कराना चाहे, तो वैसे ही कराया जा सकता है। एनटीए का रोल हटा ही दो। Radical reform of assessment system. Systemic changes. Propose abolishing single high-stake entrance exam to reduce student pressure and curb the influence of coaching industry. Coaching industry का भी influence कम करना है। Concept based assessment करो। Suggest periodic assessment focusing on knowledge, understanding, aptitude during school year. School year में assess कर दो। Online testing को leverage करो। AI based प्रोक्टोरिंग ओवरसीन करो, एनटीए जिसको करेगा। इक्विटी इंटीग्रिटी, जो हर स्टूडेंट का फायदा है, उस पर फोकस करे। तो ये सब ओवरऑल एजुकेशन में ही रेडिकल रिफॉर्म चाहिए या रेडिकल असेसमेंट प्रोसेस चाहिए। एनटीए के बारे में आई थिंक आपको जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इस लेक्चर से मिल गया होगा, है ना। तो ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।